हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर ऑफ अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या यादव हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकता है। आपको इस चैनल पे फुल डिटेल विथ एक्सप्लेनेशन, आप लोगों को एमसीक्यूज यहाँ पे जो है वो वीडियो में मिलेंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ठीक है, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़िए, जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़िए। So here is your first question. What type of a media helps advertisers demonstrate the benefits of using a particular product and can bring life and energy to an advertiser's message? Your options are broadcast media, interactive media, print media, support media. देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ढंग से समझना है। ऐसा कौन सा मीडिया है जो एडवर्टाइजर की हेल्प करता है? एडवर्टाइजर यानी जो एड चलाते हैं टीवी में, ठीक है। तो वो हेल्प करता है कि जो उनकी प्रोडक्ट है ना, उस प्रोडक्ट में जान आ जाए। आप समझ रहे हो ना? यानी उस प्रोडक्ट के संदेश में, उस प्रोडक्ट के मैसेज में ऐसा लगे जैसे जीवन और ऊर्जा का संचार हो रहा हो। समझ रहे हो आप? यानी ऐसा मैसेज, ऐसा एड चलाना किसके हेल्प से, वो आपको आंसर बताना है। जो ऐसा आपको देख के लगे कि हाँ, प्रोडक्ट के अंदर कुछ बात है, कुछ जान है प्रोडक्ट के अंदर। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटरेक्टिव मीडिया, प्रिंट मीडिया या सपोर्ट मीडिया? सो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया। अब मैम ब्रॉडकास्ट क्यों होगा? देखो, ब्रॉडकास्ट का सिंपल सा मतलब होता है इस तरीके का एडवर्टीजमेंट जैसे टीवी के अंदर आता है, जहां पर म्यूजिक होगा। म्यूजिक का मतलब साउंड होगा और आपका प्रोडक्ट मूवमेंट करेगा, चलेगा। पैदल चलेगा नहीं प्रोडक्ट। मेरा कहने का मतलब है आपका प्रोडक्ट वहां पे चलते हुए दिखाया जाएगा, यानी मूव कर रहा होगा, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या मिलेगा मैम? म्यूजिक भी मिलेगा। जैसे कैडबरी का एड तो सबने देखा होगा भाई। ये वाला एड तो मुझे नहीं लगता किसी ने छोड़ा होगा। कैडबरी का गाना नहीं आता, किस मी, इस तरीके का कुछ एक म्यूजिक बना के डालते हैं, ठीक है। कैडबरी का आप लोगों ने सबने देखा होगा ये वाला। तो ये जो एड चलती है तो उसमें आप देखो चॉकलेट का यूज किस तरीके से दिखाया जा रहा है और साथ में आपको म्यूजिक भी दिया जा रहा है। उस प्रोडक्ट में इतनी जान भर दी गई है ना कि वो एक मैसेज जो आप लोगों तक पहुंच रहा है कि तो सभी कैडबरी खरीदने पहुंच जाएंगे। इतना अच्छा मतलब ऐड करके दिखाया जाता है। तो ब्रॉडकास्ट मीडिया का सिंपल सा मतलब ये होता है जहां पर आपका प्रोडक्ट मूव कर रहा हो। सेकंड, जहां आपके प्रोडक्ट में जब एड चल रही हो तो उसके अंदर साउंड हो, ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट मीडिया। बाकी देखो, इंटरेक्टिव मीडिया क्या होता है? इंटरेक्टिव मीडिया के अंदर साउंड वगैरह जैसा कुछ खास ऐसा होता नहीं है कि प्रोडक्ट को इतने अच्छे से दिखाया जाए। इसके अंदर जैसे आपने देखा होगा ना, वेबसाइट्स पे ऐड होती हैं। आपने देखा होगा वेबसाइट, आप गूगल क्रोम खोलते हो तो साइड बाय साइड ऐड चलती रहती हैं, ठीक है। वो इंटरेक्टिव मीडिया जहाँ पे इंगेज होते हो। प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया बेटा सिंपल टाइप का मीडिया वो होता है जो जहाँ पर आपके पैम्फलेट्स वगैरह, न्यूज़पेपर जो रिटन में सिर्फ चिपका देते हैं और आप ऐड पढ़ लेते हो। जैसे आपने देखा होगा ना, बाहर आप जाते हो तो किसी भी प्रोडक्ट का ऐड लिखा होता है तो बाहर पैम्पलेट पे चिपका देते हैं। सपोर्ट मीडिया क्या होता है? देखो, सपोर्ट मीडिया का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो सिर्फ सपोर्टिव के लिए है, आपको याद दिलाने के लिए बार बार कि चलो गर्मियां आ गई, कोका कोला का ऐड चिपका दिया, ठीक है ना। उसमें कोई भी एक्ट्रेस है, कोका कोला पी रही है, तो आपको याद दिलाने के लिए उसे बोलते हैं सपोर्ट मीडिया, ठीक है। आई होप आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे सारे मीडिया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिट एक्सेप्ट लोन्स एंड अदर लाइबिलिटीज इज कॉल्ड बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बतानी है आपको कि जितना भी खर्चा, आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है लेकिन उसके अंदर लोन और किसी तरीके की लाइबिलिटी नहीं है, उसको छोड़कर किसी भी तरीके की लोन और किसी भी तरीके की लायबिलिटी, ऋण जिसे कर्ज बोलते हैं, उसको छोड़कर जो भी आपका ज्यादा खर्चा हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स का मतलब ये होता है कि आपका खर्चा ज्यादा है, ठीक है। इतना आप ले नहीं रहे हो जितना आप दे रहे हो, ठीक है। तो वो कौन से टाइप का है बताइए? इसकी डेफिनेशन क्या है? बजट डेफिसिट बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, प्राइमरी या फिर रेवेन्यू। देखो बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट तो वो होती है जहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जैसी कोई बात ही नहीं करी गई है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बजट डेफिसिट जैसा मॉडर्न टाइम में
कोई भी वर्ड यूज नहीं करते बजट डेफिसिट। अब बचा फिजिकल डेफिसिट, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा फिजिकल डेफिसिट ही होगा। फिजिकल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट्स एक्सेप्ट लोन एंड अदर लाइबिलिटीज। अब मैम प्राइमरी क्या होता है, देखो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला याद रखना, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो भी फिजिकल डेफिसिट आपका आएगा उसमें से आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो उसको माइनस कर देते हो, तब आप प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, सूट फॉर डैमेजेस, ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा रेमेडी नहीं है, समाधान नहीं है। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैम, बताइए। देखो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, ठीक है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो पाए या वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, तो भाई जो सामने वाली पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है, तो उसको क्या क्या हम लोग उसका समाधान कर सकते हैं, उसको क्या क्या हम कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये पार्ट आपको बताने हैं, कौन सा नहीं बताना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है। तो बेटा इसका जो आंसर होने वाला है वो है ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो रेमेडी नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, आप ऑल्टरेशन समझो, ऑल्टरेशन का मतलब टेलर से याद रखना। अच्छा, टेलर के पास अपनी जीन्स ऑल्टर कराने जाते हो आप लोग? सब जाते होंगे भाई अपनी चीजों को ऑल्टरेशन कराने, हर चीज हमारे फिट के हिसाब से तो मार्केट में मिल नहीं रही है, ठीक है ना। तो जब आप टेलर के पास ऑल्टरेशन कराने जाते हो, ऑल्टरेशन का मतलब कुछ चेंजेस करना। तो बेटा चेंजेस करने से कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना ब्रीच हो गया है, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना टूट गया है भाई। मैंने एक पर्टिकुलर पार्टी थी, मैंने उससे बोला आप मेरा जो है मेरे 100 पीसेस केक, मैंने केक का ऑर्डर दिया कि 100 केक है, 100 केक्स हैं, वो आप ना 5 तारीख को मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। फिर मैंने उससे फोन करके बोला कि आप 5 तारीख को रहने दो, आप 6 को पहुंचाना। यानी मैंने चेंज कर दिया डेट। तो कोई भी चीज चेंज करने से बेटा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। और यहाँ पे बोला गया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाने के बाद क्या रेमेडी दी जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं टूटा तो रेमेडी कहाँ से हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस मैं आपको सारे समझाती हूँ यहाँ पे। ये चार्ट देखिए यहाँ पर, ये होती है रेमेडीज। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो दूसरी वाली पार्टी को क्या क्या हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है मैम डैमेजेस। देखो, अगर कोई नुकसान हो गया है, सपोज करिए अब मैं इतनी दूर से, मैं सपोज करिए मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने बोला कि जो है वो कॉन्सर्ट, सपोज करिए मैं सिंगिंग करती हूँ, सिंगर हूँ मैं, ठीक है। और मैंने बोला भाई कॉन्सर्ट वालों ने मेरे से साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि आप 5 तारीख को जो है वो आप आइएगा और हमारे कॉन्सर्ट में गाना गाइएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि मैंने कहा चलो भाई मैं रहती कहीं और हूँ, सपोज करिए मैं आ रही हूँ बहुत दूर से, दिल्ली से मैं मुंबई जा रही हूँ कॉन्सर्ट जो है वो गाना गाने। और मैं दिल्ली से गई, अपना गाड़ी वाड़ी करके गई मैं वहां से, है ना, और जाके वहां पे जाती हूँ तो वो बोलते हैं मैम आज जो है वो कॉन्सर्ट होगा नहीं, आज कैंसिल कर देते हैं। बेटा मेरा तो नुकसान हो गया ना, इतनी दूर से मुझे तुम लोगों ने बुलाया, भाई मेरा खर्चा कौन देगा। तो फिर कोर्ट कहती है कि अगर ऐसी केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है तो डैमेजेस जितना मेरा होगा मेरा दे दो। मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा जो भी खर्चा है आप मेरा दो, मैं इतनी दूर से आई हूँ, ठीक है, उसे बोलते हैं डैमेजेस क्लेम करना। सेकंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ना वो कोर्ट के ऑर्डर से होती है। सपोज करिए मैंने मैं किसी से प्रॉपर्टी ले रही थी और उसने बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, बट वो तो मना कर रहा है मुझे प्रॉपर्टी देने के लिए। तो कोर्ट कहेगा नहीं जी आपने प्रॉमिस किया था तो आप जो है परफॉर्म करिए अपनी ड्यूटी, आप प्रॉपर्टी देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंजक्शन। इंजक्शन का मतलब होता है बेटा रोक लगा देना। आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी का घपला, कितना ड्रामेबाजी होती है प्रॉपर्टीज के अंदर, एक पे बेचती वो कहता नहीं मेरा है, तो कोर्ट उसको बेचने नहीं देती, स्टे लगा देती है, रोक लगा देती है। या किसी पे कोई, आपने देखा होगा ना कोई क्रिमिनल केसेस वगैरह, आपने पिक्चर मूवी में तो देखा होगा कि जैसे अगर किसी के ऊपर कोई मर्डर वर्डर का केस हो जाता है या कुछ ऐसा, तो उसके पासपोर्ट्स वगैरह रोक लिए जाते हैं और उसको रोक दिया जाता है कि आप जो है बिना बताए कहीं दूसरी कंट्री में नहीं जाओगे। तो वही चीज है इंजक्शन का मतलब रोक लगा देना। अब सपोज करिए किसी ने मुझसे प्रॉमिस किया था XYZ ने कि मैं आपको प्रॉपर्टी बेचूंगा, ठीक है, मुझे तो नहीं बेच रहा प्रॉपर्टी, किसी और तीसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो कस्टमर जो कोर्ट होगी सॉरी, वो उसको रोक लगा देगी कि आप तीसरे पार्टी को नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने तो भाई सौम्य से वादा किया है तो आप उसको बेचोगे, आप तीसरी पार्टी को नहीं बेच सकते, वहां पे स्टे लग जाएगा। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन। देखो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है बेटा करेक्शन करना। सपोज करिए चेक था या कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वहां पे 1 लाख का अमाउंट लिखना था, मैंने 10,000 लिख दिया, 1 जीरो कम हो गया, तो फिर उसको आप करेक्ट कर दो, ठीक है।
जैसे भाई 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था और वहां पे 1 लाख की जगह 10,000 का अमाउंट लिख गया, एक जीरो कम हो गया, तो फिर कोर्ट उसको सही करा देगी, रेक्टिफिकेशन। फिर है रिस्टिट्यूशन। देखो रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है जो फायदा आपको मिला है, जो एडवांस आपको मिला वो वापस कर दीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेटा खत्म हो गया है, सपोज करिए मैंने किसी को एडवांस पैसे दिए थे, सिंगिंग वाला लगा लीजिए कि भाई मैंने ना सिंगर थी तो मैंने बोला कि भाई मेरे को पहले ना 50,000 एडवांस दे दो और बाकी के पैसे जब मैं गाना गा दूंगी तब आप मुझे दे देना। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, सपोज करिए किसी भी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो मुझे उनके 50,000 बेटा वापस करने पड़ेंगे, ये नहीं कि मैं लेके बैठ जाऊंगी उनके 50,000। तो रिस्टिट्यूशन का मतलब ये होता है जो फायदा जो एडवांस आपको मिला है और कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है तो वो वापस कर दो उसका, ठीक है। फिर होता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से कैंसिल कर दो। मैंने उनसे बोला मैं नहीं गाने गाने वाली, वो उन्होंने बोला हमें भी नहीं गवाना आपसे, ठीक है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। क्वांटम मेरिट क्या होता है बेटा? देखो क्वांटम मेरिट का सिंपल सा मतलब है जितना काम किया उतना तो पे कर दो यार, मतलब ये चीज होती है यहाँ पे। सपोज करिए मैं किसी के घर में पेंट करने चली गई, है ना, और पेंट करने के बाद उन्होंने मुझे पूरे घर का पेंट करने के लिए दिया था और मैंने सिर्फ जो है वो कुछ रूम्स जो है वो पेंट किए, कुछ मैंने छोड़ दिए। तो अब ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि मैंने बोला मेरे से अब नहीं होगा आपका घर का पेंट, मैं जा रही हूँ। तो पर मैंने जितने 2 कमरे का जो पेंट किया उसका पैसा तो दे दो मुझे। क्वांटम मेरिटम का मतलब सीधे यही होता है जितना आप काम करो उतना पैसा आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इससे इजी एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेंगे समझने के लिए, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा और इजी क्या समझा सकते हैं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक इफ आरबीआई कंडक्ट अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन की बेटा बात करी जा रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो आरबीआई होती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या तो वो सिक्योरिटीज को बेचती है या तो खरीदती है, यही काम रहता है उसका। अब इसे बोला गया है कि अगर आरबीआई जो है सिक्योरिटीज को बेचेगी, किसे बेचेगी मैम? कमर्शियल बैंक को बेचेगी, तो कैश रिजर्व पर क्या फर्क पड़ता है? देखो कैश रिजर्व समझो, ये जो छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, इनके पास कैश रिजर्व होता है। उसी कैश रिजर्व में से आप लोगों को लोन दिया जाता है बेटा। जो आप लोग लोन लेने पहुंच जाते हो ना हर चीज पे, वो कैश रिजर्व के अंदर से ही देती है कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने ना सिक्योरिटीज बेच दी कमर्शियल बैंक को। अब सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक ने खरीद ली, भाई उसने बेची तो कमर्शियल बैंक ने खरीद ली। अब कमर्शियल बैंक ने खरीदी है तो पैसे चले गए ना खरीदने में। भाई आप कोई चीज खरीदते हो तो आपके पॉकेट से चला गया ना पैसा, तो कमर्शियल बैंक के पॉकेट से पैसा चला गया, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं आपको लोन देने के लिए। तो इससे कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा मैम? डिक्रीज हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो क्या हो जाएगा मैम? कम हो जाएगा। उन कैश रिजर्व का मतलब पॉकेट समझो, जैसे आप लोगों के पास पॉकेट होता है ना जहाँ पैसे रखते हो, वही कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व होता है, ठीक है। अब कमर्शियल बैंक बेटा, आरबीआई जो है अपनी सिक्योरिटीज बेचेगी, तो कमर्शियल बैंक फ्री में थोड़ी ना बेच खरीदेगी, पैसे देके ही तो खरीदेगी या सिक्योरिटी देके ही तो खरीदेगी, ठीक है। तो अब क्या किया आरबीआई ने? तो बेच दिया, कमर्शियल बैंक ने खरीद लिया। अब खरीद लिया तो पॉकेट से पैसे भी दे दिए, अब पॉकेट से दे दिए तो पॉकेट खत्म। अब आप लोग लोन देने जाओगे तो कमर्शियल बैंक बोलेगी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, ठीक है। वही अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से खरीदेगी सिक्योरिटीज, तो भाई कमर्शियल बैंक के पास तो पैसा आ जाएगा, क्योंकि आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदेगी बदले में पैसे देगी, अब इनके पॉकेट में और सारा पैसा आ जाएगा, फिर आपको खूब भर भर के लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे अब क्या होगा, कमर्शियल बैंक का जो कैश रिजर्व है वो बहुत कम हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, import of capital goods under the export promotion capital goods scheme is subject to terms and condition of agreement, condition of law of exporting country, actual user condition या condition of law of importing country। देखो सिंपल सा बोला, पहले समझ लो ईपीसीजी स्कीम क्या होती है। देखो ईपीसीजी स्कीम जिसके पास भी जो लाइसेंस रहेगा ना, उसको इतना फ्रीडम रहता है कि उसको जब वो कोई चीज बाहर से खरीदेगा ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा कोई भी चीज, तो बेटा उसको ना फ्री में या कंसेशन रेट में, छूट में वो सामान खरीद सकता है। सपोज करिए मेरी चॉकलेट की वो है, कंपनी है मेरी चॉकलेट की, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, चॉकलेट बाहर विदेशों में बेचती हूँ मैं। मेरे पास एक चॉकलेट की कंपनी है और वो मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, बाहर कंपनियों में बेचती हूँ। अब क्या है, चॉकलेट की पैकेजिंग करने के लिए थोड़ा बहुत मुझे मशीन की जरूरत है। अब मैं मशीन खरीदूंगी तो मेरे को बड़ा महंगा पड़ेगा, ठीक है।
तो मेरे को बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, ईपीसीजी का लाइसेंस ले लूंगी। अगर मैं ईपीसीजी का लाइसेंस ले लूंगी ना, तो मेरे को थोड़ा सा कम रेट पे या कंसेशन रेट पे मुझे मशीन मिल जाएगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ईपीसीजी। अब इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल यूजर कंडीशन। अब एक्चुअल यूजर कंडीशन का मतलब ये होता है बेटा कि मेरे पास लाइसेंस है तो मैं ही यूज करूंगी, क्योंकि मैं ही एक्चुअल यूजर कंडीशन हूँ। ठीक है, मैं ही एक्चुअल यूजर हूँ। मैं एक बात बताऊं, जिसके पास लाइसेंस होगा ना बेटा, वही सामान इंपोर्ट कर सकता है और वही यूज करेगा, और उसको दोबारा बेच नहीं सकते। अब मेरे को मशीन मिल गई क्योंकि मेरे पास ईपीसीजी की क्या थी मैम, ईपीसीजी का लाइसेंस था। अब मेरे पास सामान मशीन आ गई, अब उस मशीन को मैं ही यूज कर सकती हूँ, मैं किसी को बेच नहीं सकती उस मशीन को, ये याद रखना। इसलिए बोलते हैं जो एक्चुअल यूजर होगा बेटा, जिसके पास लाइसेंस होगा, वही उस सामान का इस्तेमाल कर सकता है और ना ही उसको किसी और से बेच सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन है टू कंडक्ट रिसर्च वर्क, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एंड कंट्रोलिंग। इसके दो फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव। आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो सबसे आसान तरीका बताती हूँ, प्लानिंग कंट्रोलिंग आपको याद होगा, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। ठीक है, जो पोस्कॉर्प हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, POST CORB, ये सारे फंक्शन मैनेजरियल होते हैं, याद रखना। बाकी जो भी ऑप्शन में आए वो लगा दीजिएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, अब आप ये चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा। देखो मैनेजरियल फंक्शन मैंने आपको बोला था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। अब बाकी जो भी ऑप्शंस है, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, इंटीग्रेशन, ये सारे ऑपरेटिव के पार्ट है। ठीक है, अब देखो एज इट इज जरूरी नहीं है कि आपको सेम रख दें पॉइंट, इसको घुमा फिरा के भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी रिक्रूटमेंट का दे दिया, रिक्रूटमेंट का दिया ना, सिलेक्शन का, तो वो घुमा फिरा के ही दिया है। अब इसमें तो लिखा नहीं आपको कि मैम है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, ये मत याद रखना। फिर प्लानिंग को किसी और फॉर्म में भी तो लिख के दे सकते हैं, स्टाफिंग को किसी और तरीके से भी तो लिख के दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट, बैंकिंग, टैक्स, सोशल कंडीशन, इंश्योरेंस। इकोनॉमिक के अंदर कौन सा नहीं आता, आपको एनवायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल। ठीक है, और आपका एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा नहीं आता, देखो सोशल अलग होता है, थर्ड लगा दो टिक। सोशल को तो सोशल के अंदर आएगा ना, इसके अंदर थोड़ी ना आएगा, इकोनॉमिक के अंदर। ये तो बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम while calculating the personal income, ट्रांसफर, पेमेंट टू इंडिविजुअल, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आपको ना फॉर्मूला बताना है पर्सनल इनकम का, सिंपल है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है ये। देखो पर्सनल इनकम का एक फॉर्मूला आपको बताती हूँ, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम में पूछा गया है क्या 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 जोड़ा जाएगा, सिर्फ ये पूछा गया है। तो बेटा जोड़ा जाता है ट्रांसफर, पेमेंट टू इंडिविजुअल, बाकी ये तीनों चीजें ये माइनस होती हैं बेटा, याद रखना। बाकी ये चीजें माइनस होंगी और ये होगा प्लस, ट्रांसफर पेमेंट्स टू इंडिविजुअल, जैसे पेंशन है आपकी। ठीक है, ये होते हैं प्लस में। जब आप पर्सनल इनकम निकालते हो तो इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, नेशनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स, ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीजें हम लोग माइनस के अंदर करते हैं, इसके अंदर एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स, वो भी माइनस होता है। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया, प्रोडक्शन मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड, इनकम मैथड, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से तरीके होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, इनके अंदर के सारे फॉर्मूले आप लोग को लर्न करने हैं। तो पहली बात, ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। प्रोडक्शन मेथड से भी आप निकाल सकते हो नेशनल इनकम, एक्सपेंडिचर मेथड से भी और इनकम मेथड से भी। इसके डिटेल में फॉर्मूले जाके पढ़ लीजिएगा तीनों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इज डिजाइंड प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेस्ट वेस्टलैंड डेवलपमेंट।
यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बनाया गया था ये किस चीज के लिए बनाया गया था। पहली बात तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता क्या है। देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वो है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी रहेगी और गवर्नमेंट दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर आपके लिए काम करेंगे। तो कौन सी के लिए बनाए जाते हैं, इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है, आपके रोड, आपकी मेट्रोज, आपका सैनिटेशन, वाटर सैनिटेशन, आपका एयरपोर्ट, आपकी, ठीक है, ये सारी चीजों में जो खर्चा लगता है ना, जैसे कि अभी नई मेट्रो आ गई है आपकी, आती है ना मेट्रोस आप लोगों के लिए, रोड बनवाए जाते हैं आपके लिए, एयरपोर्ट बनवाए जाते हैं, जैसे जेवर में अभी नया बना है, सुना था मैंने कुछ टाइम पहले। तो ये होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे ओवरऑल जो हमारी इंडिया है वो डेवलप करे। बाकी देखो एग्रीकल्चर जो होता है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसानों को फर्टिलाइजर दो, मशीन्स दो, ट्रैक्टर्स के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री वाली बहुत अलग चीज हो जाती है, उसके अंदर तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। वेस्टलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा आपके जो पानी से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे आपके झरने हो गए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके तालाब हो गए, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर इन मार्केटिंग एनालिसिस। फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, नंबर्स एंड फिगर्स, नंबर्स एंड फीलिंग्स, नंबर्स एंड ओपिनियंस। एक बात बताइए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रिसर्च होता क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च बेटा वो रिसर्च होता है जहां नंबर्स होते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च कहाँ होता है मैम, जो फीलिंग्स, इमोशंस, ओपिनियन, जिसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। अब आप ये थोड़ा ना कहते हो कि मुझे ना 100 खुशी हो रही है, या मुझे 1000 खुशी हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना। लेकिन आप जो नंबर में एक्सप्रेस कर दो वो क्वांटिटेटिव है, और जो नंबर में आप जिसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर्स एंड फिगर्स। देखो नंबर भी वही चीज है, फिगर भी वही चीज है, लेकिन अगर मैं बात करूं फीलिंग्स, बेटा फीलिंग्स तो आप बयान नहीं कर सकते नंबर में, ओपिनियन नहीं कर सकते, आपकी राय, अब अपनी राय कैसे आप नंबर में करोगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4P ऑफ मार्केटिंग मिक्स। 4P हुआ है मार्केटिंग मिक्स के, वो आपको बताने हैं कौन कौन से होते हैं। प्रोडक्ट, प्लानिंग, प्राइस, प्रमोशन, परचेज, पैकेजिंग, प्लानिंग। वेरी इजी, और एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पी से याद रखिएगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। प्रोडक्ट का मतलब कस्टमर को आप कौन सा प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, कैसा प्रोडक्ट देना चाह रहे हो, क्या डिजाइन है प्रोडक्ट का, कैसा दिखता है, क्या नाम है प्रोडक्ट का, क्या डिजाइन है, क्या लेबलिंग है, क्या पैकेजिंग है, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की। प्राइस, किस प्राइस में आप कस्टमर को बेचना चाहते हो, महंगा, सस्ता, ईएमआई पे, डिस्काउंट पे, किस तरीके से। प्लेस, कैसे आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट तक पहुंचा सकते हो, दुकान के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू, ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन अब तो अमेजोन के थ्रू या फिर मीशो के थ्रू, किस किस तरीके से आपके कस्टमर है आपके प्रोडक्ट तक पहुंच पाए, आपका प्रोडक्ट यूज कर पाए। प्रमोशन, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का अवेयर कराना चाहते हो, कैसे जानेंगे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में, एड के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, किस तरीके से प्रमोशन करोगे, पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस जाके, किस तरीके से ये प्रमोशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन द कंट्रोलिंग फंक्शन। मेजरिंग रिजल्ट अगेंस्ट कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनिंग रूटीन, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, या फिर गिविंग असाइनमेंट्स। देखो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। स्टैंडर्ड का सेट करने का मतलब ये होता है कि भाई मैंने ना 10 का होता है, मैंने 8 स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अगर 8 तक काम अगर आपने सही किया है तो ठीक है, अगर उससे कम किया है तो पनिशमेंट मिलेगी, वही होता है ना स्टैंडर्ड सेट करना। फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हो कि एक्चुअल किसने कितना परफॉर्मेंस किया है, किसी ने 7 परफॉर्म किया है, किसी ने 6 किया है, किसी ने 9 किया है। फिर दोनों का कंपेयर करते हो, कंपेयर करने के बाद फिर जो भी गड़बड़ होती है कि भाई क्यों डिफरेंस आ रहा है, उसको फिर आप लोग क्या करते हो मैम, फिर उसको ठीक करा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेजरिंग रिजल्ट अगेंस्ट कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव। अब आपने ऑब्जेक्टिव बेटा क्या सेट किया था कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है वो 10 में से 8 बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन बना कितना मैम, 7। तो अब कंपेयर करोगे रिजल्ट तो 7 आया है और हमने सेट किया था 8। अब आप देखोगे मेजरिंग रिजल्ट करके कि क्या कमी है आपकी कंपनी के अंदर। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, साइंस ऑफ मैनेजमेंट।
बहुत इजी है। देखो कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, ये मैनेजमेंट का एसेंस होता है, इसके बिना कुछ भी नहीं है कंपनी मैनेजमेंट। जब तक आप लोग साथ में मिलके काम नहीं करेंगे ना, मैनेजमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता बेटा, इसीलिए इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो कोऑर्डिनेशन तो हर जगह ही जरूरत है, सिर्फ कंपनी की बात नहीं होती है, हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, जेपी नारायण, बाबा आमटे। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन आया क्यों था? व्हाइट रेवोल्यूशन इसलिए लाया गया था ताकि डेयरी प्रोडक्ट जो दूध है ना, डेयरी प्रोडक्ट उसको डेवलप किया जाए, ठीक है, उसके लिए आया था। तो उसके जो क्रांति जो जनक थे क्रांति के, वो थे वी कुरियन। ऑप्शन नंबर 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इज अवेलेबल फॉर ड्यूटी पेड ऑन फिनिश प्रोडक्ट, कंपोनेंट प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट, या फिर इंपोर्टेड आइटम्स। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एक्साइज ड्यूटी, देखो एक्साइज ड्यूटी होती क्या है समझो। जो भी कंट्री, जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे सामान बन रहा है ना, वहां पे एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे वो लगाती है सरकार। अब कुछ भी आप कर लो, वो सरकार आपसे लेगी ही लेगी, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी आपके मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, मैन्युफैक्चर, ठीक है, प्रोडक्शन पे लगती है, मैन्युफैक्चरिंग पे लगाई जाती है। तो अब सरकार बोलती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे ना, अगर आप किसी और कंट्री में जाके अपना सामान बेचोगे, तो जो आपने ड्यूटी पे करी है ना, हम वो आपको वापस दे देंगे या फिर छूट दे देंगे, ठीक है। सपोज जैसे मैंने बोला मेरी चॉकलेट की बनाने की कंपनी है, तो मैं चॉकलेट बनाती हूँ, तो चॉकलेट जो मैं बना रही हूँ ना, उसके मुझे मुझे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। कुछ भी लगा लो, 1000 रुपए, 10,000, 15,000, जो भी है, वो मैं देती हूँ। तो अब गवर्नमेंट ने मुझसे बोला कि सौम्य, तुम अगर तुम्हारी कंपनी जो है बाहर जाके एक्सपोर्ट करती है चॉकलेट, तो हम तुमको क्या करेंगे, जो तुम पैसे देती हो ना एक्साइज की, वो हम तुमको वापस दे देंगे या छूट दे देंगे, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए मैम फिनिश प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स, यानी बना बनाए माल पे बेटा। ऐसा नहीं कि कच्चा माल पड़ा हुआ है उसी पे ही एक्साइज ड्यूटी लगी तो है वो वापस कर देंगे। वो जब भी वापस करेंगे जब आपका पूरा फिनिश प्रोडक्ट हो, बाहर जाने के लिए तैयार हो। और कंपोनेंट्स यानी जब जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो चॉकलेट बनाने के लिए जो भी मुझे सामान लगा है, कोको पाउडर या जो भी रॉ मटेरियल लगे हैं, ठीक है, उस पे हम आपको दे देंगे छूट, ठीक है। तो फिनिश प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस पेड टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट मशीन ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर्स, वॉचमैन या ब्रिकलेयर्स। अच्छा एक बात बताइए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट तो वही होती है जो हम डायरेक्टली, जो हमारे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, जो डायरेक्टली हमारे जो चॉकलेट मेरी बन रही है ना, उसमें सब जिसका हाथ होगा, तो वो तो फिर डायरेक्ट लेबर के अंदर आते हैं। अब मशीन, मशीन की हेल्प से ही तो चॉकलेट की पैकेजिंग हो रही है, ठीक है। असेंबली लाइन वर्कर्स, अरे बिना वर्कर्स के तो कैसे हो जाएगा? ब्रिक लेयर्स जो ईंट बिछा रहे हैं, अभी मेरी चॉकलेट बनाने में तो ईंट वालों का कोई काम नहीं है, लेकिन जब ऐसी मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे ईंटों का काम होता है, तो यार ये तो काम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही हुआ। वॉचमैन जो है ना बेटा, वो इनडायरेक्ट है, वो आके चॉकलेट नहीं बनवा रहा या वो आके ईंट नहीं बिछा रहा, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो उसकी, ठीक है। वो इन है, वो हेल्प तो कर रहा है, देखो भाई, वॉचमैन जो है वो निगरानी रखकर ताकि कोई घुसे ना, सेफ्टी के लिए वो काम तो कर रहा है, पर वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में हाथ नहीं बटा रहा है, ठीक है। इसलिए वॉचमैन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट या लीडरशिप। लोगों को कहना कि साथ में काम करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को बोलना कि गोल पूरा करो, उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग तो कर नहीं रहे हम, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। आप बेटा हुक्म ही तो चला रहे हो, डायरेक्टिंग का सिंपल सा मतलब यही होता है, दिशा दिखाना, उनको बार बार बताना। तो ये काम डायरेक्टिंग का ही होता है जो लीडर करता है, तो डायरेक्टिंग यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन है आपका, मेंबर ऑफ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल शुड नॉट एक्सीड 2, 5, 10, 3। जो स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है उसके कितने मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए? सो ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा करेक्ट हो जाएगा, 10 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट? नोवेशन, रिसेशन, सब्सिक्वेंट पॉसिबिलिटी या बाय वीवर। ऐसा कौन सा यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है जो म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी दोनों की आपसी समझी से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए, कौन सा इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब मैं ये सारे समझा देती हूँ आपको, ठीक है। ये चार्ट चाहे तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसमें सारे आ जाएंगे। देखो मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक तो होता है परफॉर्मेंस, एक होता है बाय पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय लैप्स ऑफ टाइम और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब म्यूचुअल एग्रीमेंट और ऑपरेशन और लॉ के अंदर कौन कौन से आते हैं ये याद रख लेना। म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर आता है इनोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर और मर्जर। और ऑपरेशन बाय लॉ के अंदर आता है डेथ, मर्जर, इंसॉल्वेंसी, अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन। अभी देखो आंसर मैंने आपको बताया था इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो एक बात बताओ, मैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो एक बात बताइए, मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं वो फ्लैट खरीदूंगी, मैंने पैसे दे दिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, पता चला वहां पे भूकंप आ गया और वो फ्लैट ही चला गया, जो चीज परफॉर्म ही नहीं हो पाई, तो ये हम ये तो नहीं कह सकते ना इसको कि अब ये तो अरे अवॉइडेबल हो गया, वैलिड था ना सब कुछ, पर किसी अननोन रीजन की वजह से जो है ये परफॉर्म नहीं हो पाया, उसे बोलते हैं बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बाकी बात करते लेते हैं बेटा म्यूचुअल की। देखो म्यूचुअल में नोवेशन क्या होता है, नोवेशन का मतलब ये होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट, और ये जब होगा जब दोनों सहमत होंगे। यही तो पूछा गया है ना कि म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दोनों की सहमति से। मैंने उससे बोला कि आप एक काम करो, मेरे पास 100 केक का मैंने ऑर्डर दिया, मैंने बोला आप मेरे घर पहुंचा देना। फिर मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके मैंने बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, अब आप रहने दो, केक छोड़ो, आप मुझे ना चॉकलेट का ऑर्डर दे दो, आप मुझे 1000 चॉकलेट से देना। तो यानी हम दोनों ने आपसी मर्जी से वो किया है। फिर है रिसेशन, रिसेशन का मैंने बोला ना दोनों तरफ से कैंसिल हो जाना। मैंने उसको फोन करके बोला मेरे को नहीं चाहिए 100 केक, मेरे को नहीं चाहिए, और वो बोलता है कि मैम ठीक है हमें भी नहीं देना आपको, दोनों तरफ से कैंसिल। ऑल्टरेशन मैंने अभी बोला चेंजेस कर देना, मैंने उसको बोला 5 तारीख की जगह 7 तारीख को दे देना, तो उसने बोला ठीक है, दोनों चेंजेस करा देना। रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है बेटा छूट दे देना। सपोज करिए मेरे एक दोस्त के पास था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसको मैंने दिए थे 100 रुपए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 100 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, वो दे ही नहीं रहा। आप लोग के साथ भी होता होगा ना, अरे मेरे 100 रुपए कब दोगे, मेरे 100 रुपए कब दे रहे हो भाई, कब कब दे रहे हो। वो कहता है अरे दे दूंगा अभी, आज नहीं है, दे दूंगा ना, आज नहीं है, आज नहीं है। मैं बोलूंगी भाई तू 50 रुपए ही दे दे, पर मेरा दे दे और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसा होता है जो आप लोगों से पैसे ले लेते हैं कुछ लोग, और फिर वो पैसा देने का नाम नहीं लेते हैं, फिर आप लोग जाके क्या बोलते हो, अरे तुम 8 हजार ही दे दो। आपने मानो सपोज करिए 10 हजार दे रखे हैं उसको, और अब वो दे ही नहीं रहा, तो आप बोलते हो कि तुम 8 हजार दो और छुट्टी खत्म, ठीक है, कम दे दो और छुट्टी खत्म करो। उसे बोलते हैं रेमिशन। वेवर क्या होता है, देखो वेवर जो होता है ना अपने राइट्स दे देना, अपना अधिकार दे देना। सपोज करिए मैंने एक रेंट पे कमरा दे रखा है किसी को, और मैंने बोला अगर तुमने 1 तारीख को मेरे ना मेरे रेंट की जो वो है मेरा रेंट जो है वो आप 1 तारीख को दे देना। अब उसने क्या किया, लेट हो गया 4 दिन, मैंने उसको पहले बोल दिया था कि 1 तारीख को मेरा रेंट आ जाना चाहिए, अगर आप लेट हुए ना तो फिर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है वो लेट ही देता है, तो फिर मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, अब दे दिया रहने दो, पेनल्टी की कोई जरूरत नहीं है, अब छोड़ो, तो मैंने अपने राइट्स गिव अप कर दिए, ठीक है। फिर होता है मर्जर। देखो मर्जर का मतलब ये होता है कि हायर प्रायोरिटी पे चले जाना। हायर प्रायोरिटी कैसे, सपोज करिए मैंने किराए पे किसी की दुकान ले रखी थी, मैंने किराए पे किसी की दुकान ले रखी थी, उस पे मैं अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हूँ किराए की दुकान पे। 3 साल बाद मैंने वो पार्लर खरीद लिया, उससे क्या किया मैम, खरीद लिया, तो देखो मेरे राइट्स ऊपर हो गए ना, पहले तो मैं उसकी किराएदार हुआ करती थी, अब मेरा खुद का हो गया। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो किया है, लेकिन बदले में उससे हायर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका चार्ज हो गया, समझ रहे हो आप, उसे बोलते हैं मर्जर। चलिए बाकी आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज। देखो अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो वैलिड होता है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई तरीके की गलत चीज नहीं है, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज उस कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट करेगा या फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई करेगा, मना कर देगा। कैसे मैम, ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है बेटा जब आप कोई धमका के आपसे काम कराता हो, थ्रेट, कोइजन, फ्रॉड करके। सपोज करिए मैंने किसी के ऊपर गन रख दी और मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, उसने साइन कर लिया, ठीक है। वैसे तो वो लीगल है, क्योंकि किसको पता है कि मैंने गन पॉइंट पे धमकाया उसको, किसी को तो नहीं पता ना, लेकिन वो वैलिड है। अब देखो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। या दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज करिए मेरे पास से कोई एक इंसान है, मैं दुकान वाल शॉपकीपर हूँ, ठीक है, दुकान है मेरी, और वो मुझसे कोई क्रीम खरीदने आया पार्लर से मुझे, तो मैंने उस लेडी को क्रीम दे दी, ठीक है।
अब मैंने झूठ झूठ बोल के दे दिया इसको कि देखो इस क्रीम से ना फाइन लाइंस चले जाएंगे, रिंकल्स चले जाएंगे, पिगमेंटेशन चली जाएगी, क्रीम ले लो तुम। और वो ले लेती है क्रीम, ठीक है। लेकिन वो ऐसा होता नहीं, मैंने झूठ बोल के उसको वो क्रीम बेची होती है। अब देखो वो उसके ऊपर है कि वो या तो वो क्रीम वो लगा लेगी या तो वो वापस फेंक के चली जाएगी मेरे पास। तो वो उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। तो वो उसी की पार्टी उसी पे डिपेंड करता है, चाहे तो वो क्रीम लगा भी ले। सब बहुत बार होता है ना, हम लोग ले तो आते हैं और हमें लगता है यार ये काम तो करने रहा, फिर वापस करने हम वैसे भी नहीं चाहते, हम यूज ही कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेशम लॉ। ग्रेशम लॉ स्पेसिफाइज दैट, ठीक है। आपके ऑप्शन है न्यू मनी ड्राइव्स ओल्ड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, गुड मनी ड्राइव्स बैड आउट ऑफ सर्कुलेशन, बैड मनी ड्राइव्स। चलो इस पे तो ऑटोमेटिकली टिक लग गया है, देखो अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो। चलिए तो मैं इसको समझा देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। देखो इसका क्या मतलब होता है कि जो खराब पैसा है ना वो तो मार्केट में चल रहा है, और जो अच्छा पैसा है वो आपने छुपा के रखा हुआ है। भाई खराब पैसा तो मार्केट में चल रहा है और अच्छा पैसा आपने छुपा के रखा है। इसका एग्जाम्पल समझो, सबके पास कहीं ना कहीं चांदी का सिक्का तो होगा, जिसे बोलते हैं सिल्वर कॉइन। क्यों? क्योंकि दिवाली पूजा करते होगे, एक ना एक तो जरूर आपके घर में होगा, क्योंकि दिवाली पूजन के टाइम सिल्वर कॉइन जरूर रखा जाता है, तो सबके पास होगा। अब देखो सिल्वर कॉइन की वैल्यू, चांदी के सिक्के की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और जो अभी आप ये जो 50 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट जो आप खरीदते हो डेली, जो आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, उससे तो ज्यादा वैल्यू है ना सिल्वर कॉइन की। अब सिल्वर कॉइन तो आपने छुपा के रखा हुआ है अपनी तिजोरी में, और जो ये पैसे हैं ये आप डेली खर्च कर रहे हो। तो इसका मतलब यही होता है कि जो ये खराब पैसा है ये तो डेली मार्केट में चल रहा है, और जो अच्छी चीज है वो आपने छुपा के रखी हुई है। इसीलिए बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यही तक था, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा सेशन कैसा था, और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।